वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गौहर हेल्पिंग हैंड। आज है टेस्ट सेशन का डे 5 और आज हमने करना है चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट हाफ। लास्ट लेक्चर में हमने किया था चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 दो पार्ट में करके, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। 3, 4 और 5 मैंने इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं करवाए कि वो आपने पूरे रेडी करने हैं, यानी कि ईच एंड एवरी टॉपिक कंप्लीट याद करना है। उसी के अंदर आपके शॉर्ट भी हो जाएंगे और लॉन्ग भी। तो अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। 1, 2 के बाद सिर्फ यही रह गया था जो हमने शॉर्ट के लिहाज से प्रिपेयर करना है। फर्स्ट हाफ चैप्टर करना है आज, सेकंड हाफ करेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। और इस तरह आपके डे 7 पे तीनों चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे और 3, 4, 5 तो लॉन्ग के लिए था, उसको भी करेंगे कवर इंशाल्लाह। अच्छा, चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। ज़मीन का एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यहाँ से एक क्वेश्चन पास पेपर में रिपीटिंग टाइम्स आया, कूड़ा हवाई से क्या मुराद है। कूड़ा हवाई से क्या मुराद है या एटमॉस्फेयर से क्या मुराद है, एक ही सवाल होता है। उर्दू में कूड़ा हवाई कहते हैं, इंग्लिश में एटमॉस्फेयर। दोनों तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ से आपने लिखना शुरू करना है, कूड़ा हवाई या एटमॉस्फेयर गैसों का गिलाफ है जिसने ज़मीन को घेर रखा है। यानी कि बहुत सारी गैसों का एक तकिए का जिस तरह कवर होता है ना, उस तरह का कवर है और उसने ज़मीन को घेरा हुआ है चारों तरफ से। एटमॉस्फेयर की मोटाई तकरीबन 200 किलोमीटर है। इतना जवाब इनफ है एटमॉस्फेयर की तारीफ़ का या कूड़ा हवाई की तारीफ़ का। यहाँ से यहाँ तक लगा लें, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लें। उसके बाद आ जाए यहाँ से एटमॉस्फेयर के फ़वाइद बताएं। ठीक है, यहाँ कूड़ा हवाई के फ़वाइद बताएं, ये सवाल भी फास्ट पेपर में आता है। आपने इसका जवाब यहाँ से लगाना है। एटमॉस्फेयर ज़मीन के टेम्परेचर को कायम रखता है और इसे सूरज की नुकसानदेह शुआओं से महफूज रखता है। ठीक है, ये आपका दूसरा जवाब है। ये एटमॉस्फेयर के फ़वाइद भी हैं और एटमॉस्फेयर का किरदार भी है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपसे सवाल आता है एटमॉस्फेयर का किरदार क्या है या एटमॉस्फेयर के फ़वाइद क्या हैं, तो ये लाइन उसका आंसर होगी। उसके बाद आ जाते हैं एटमॉस्फेयर की तरकीब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। एटमॉस्फेयर की तरकीब बताएं और आगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ से आपने शुरू करना है। एटमॉस्फेयर तकरीबन 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बना हुआ है। इसका बाकी 1% आबी बखारात और मामूली मिकदार में पाई जाने वाली गैसों, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम और ओजोन वगैरह पर मुश्तमिल होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एटमॉस्फेयर की तरकीब है। एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर और उर्दू मीडियम वालों के लिए एटमॉस्फेयर की तरकीब। फर्स्ट 2 लाइन्स इसका आंसर है। उसके बाद यहाँ से ये एमसीक्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट। निज़ाम शमसी में वाहिद सियारा कौन सा है, तो वाहिद सियारा ओनली प्लैनेट जो है पूरे सोलर सिस्टम में वो है हमारी ज़मीन। ठीक है, तो आपने याद रखना है अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एमसीक्यूज़ है और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड का तनासब हवा में कितना है, ये भी एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आता है पास्ट पेपर में। इसके ऊपर लिख लें 0.04%। ये लाइन को जो है वो मार्क कर लें और इसके ऊपर लिख लें एमसीक्यूज़ कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है। ये था पेज नंबर 77 पे आपके 1, 2 और 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 एमसीक्यूज़ आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। आगे चलते हैं पेज नंबर 78 के ऊपर। इसमें से जी आपकी ये सारी ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लेकिन क्वेश्चन किस तरह बन के आती है एक दफ़ा देख लेते हैं। ट्रोपोस्फियर के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, इस तरह पूछा जा सकता है सवाल। यहाँ ट्रोपोस्फियर की तारीफ़ करें तो उसका जवाब आपने ऐसे करना है कि आपने फर्स्ट लाइन लिखनी है, ये तय सतह ज़मीन से शुरू होकर 18 किलोमीटर की बुलंदी तक फैली होती है। हवाएं, आबो हवा और मौसम भी इसी तह में वाक़या होते हैं। जिनको पूरा पैराग्राफ नहीं याद हो रहा, ये 2 लाइन्स याद कर लें, इनफ है, जवाब पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे है स्ट्रेटोस्फेयर से क्या मुराद है, यहाँ से आपने शुरू करना है, जवाब लगाएं। ये तय ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाक़या है और सतह ज़मीन से 50 किलोमीटर की बुलंदी तक पहुँचती है। यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक एक लाइन ये हो गई। उसके बाद ये वाली लाइन लाजमी करनी है। स्ट्रेटोस्फेयर में एक ख़ास गैस मौजूद होती है जिसे ओजोन कहते हैं। ठीक है, ये लाइन आपने लाजमी याद करनी है। तो ये 2 लाइनों का आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर से क्या मुराद है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका मेसोस्फीयर और चौथी तह के बारे में आप क्या जानते हैं। सॉरी, क्वेश्चन आएगा हवा की तीसरी और चौथी तह के बारे में आप क्या जानते हैं, या मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर में आप क्या जानते हैं, या फिर मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर में फ़र्क करें। इस तरह से सवाल बन के आएगा। दोनों की डेफिनेशंस यहाँ से यहाँ तक जवाब लगाने आपने लाजमी याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाते हैं ओजोन तह का ख़ात्मा। इसका जो है वो पहला क्वेश्चन जो है वो आएगा आपका ओजोन का किरदार।
ठीक है। यहाँ फिर आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किसे कहते हैं। ये जो CF है ना, इसके ऊपर लिख लें किसे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी तारीफ है, डेफिनेशन है कि फ्रिज के अंदर, AC के अंदर, स्प्रे के डब्बों में और पैकिंग फॉर्म के कारखानों में कुछ केमिकल खारिज होते हैं। ठीक है, फ्रिज के कारखाने जो होते हैं, AC के, स्प्रे के डब्बों के या पैकिंग फॉर्म के, वहाँ पे कोई केमिकल खारिज होते हैं, उन केमिकल्स को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs। तो इसको आपने यहाँ से यहाँ तक याद करना है। सवाल है, आपने जवाब बताना है। दूसरा सवाल है, ओजोन का किरदार बताएं, हवा में ओजोन का किरदार बताएं। तो आपने यहाँ से शुरू करना है क्लोरोफ्लोरोकेमिकल्स। ठीक है, ये नहीं लिखनी है, ये की जगह लिखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के केमिकल्स ओजोन के साथ अमल करते हैं और इसकी तय की तबाही और बारीकी का सबब बन जाते हैं। यानी हवा में ना ओजोन गैस की एक तय लगी होती है ऐसे ऐसे करके, इसके साथ ना CFCs मिल जाते हैं यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और ये मिलके इसको तबाह कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और बारीक कर देते हैं। ये इतनी मोटी थी पहले, और जब इस पर CFCs पड़े तो ये इस तरह बारीक होगी। नतीजतन क्या होता है, ज़्यादा अल्ट्रावायलेट शुआएं ज़मीन तक पहुंच सकती हैं। इसका ये काम है ना कि ये सूरज है, यहाँ से जितनी शुआएं ज़मीन तक आ रही हैं इनको रोके, अगर ये तय बारीक हो गई है तो फिर ज़्यादा जल्दी शुआएं नीचे पहुँचेंगी और इससे क्या होगा, कैंसर और आंखों की बीमारियाँ होती हैं लोगों को। तो ये सारा कुछ इन कारखानों से निकलने वाले केमिकल्स की वजह से हो रहा है। अच्छी तरह से याद करना है, यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब है। पेज नंबर 79 पे ये 2 क्वेश्चन थे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किसे कहते हैं और ओजोन का किरदार क्या है, या ओजोन तय की तबाही का सबब क्या है। ये भी सवाल आता है पास्ट पेपर में, या नुकसान। ठीक है, नुकसान या ओजोन तय की तबाही का सबब बताएं। तो फिर भी आपने यही 2 लाइनें जवाब में लिखनी है अगर ये सवाल भी आएगा तो। उसके बाद चलते हैं पेज नंबर 80 के ऊपर। ठीक है, पेज नंबर 80 के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं। कोई बेशतर दफ़ा ये पेपर में आया हुआ है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके आगे लिख लें जी, स्टार बना लें और लिख लें मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो क्या है, ग्रीन हाउस शीशे के बने हुए कमरे को कहते हैं। यानी शीशे का एक कमरा होता है उसे कहते हैं ग्रीन हाउस। उसमें पौधे रखे होते हैं, उसमें पौधे उगाए जाते हैं। सूरज से आने वाली शुआएं ग्रीन हाउस के अंदर दाखिल हो सकती हैं, यानी उनके अंदर धूप आ सकती है सूरज से गुजर के। शीशे ऐसा होता है, वैसे तो शीशे के अंदर से धूप नहीं गुजरती, लेकिन वो शीशा इस किस्म का बनाया गया होता है कि उसके अंदर से सूरज की शुआएं गुजर सकती हैं, मगर हरारत की लॉन्ग वेवलेंथ वाली शुआएं बाहर नहीं निकल सकती। यानी जितनी हीट सेक होगा ना वो उसके अंदर आ जाएगा शीशे से क्रॉस करके कमरे के, लेकिन बाहर नहीं जा सकता क्योंकि शीशे इससे उससे बाहर नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस अमल को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक बहुत आसान बात है, अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी याद करके जाइएगा। उसके बाद MCQs लगा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। ये क्या है, ये वो गैसें हैं जो कि पोल्यूशन का सबब बनती हैं सनती दौर में। तो उन्होंने आपसे पूछना है MCQs के हवाले से, इनको याद करना है और इनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। दूसरा आपने यहाँ से ना एक ये लाइन लाजमी क्वेश्चन के तौर पे याद करनी है, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना स्टार वाला, इसको भी स्टार कर लें। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, यहाँ से छोटी सी लाइन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से कूड़ाइड्स यानी ज़मीन के टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट हर जगह लग गया, हर जगह हम दुनिया में शीशे के कमरे बने हुए हैं जिसके अंदर पौधे हैं, उसकी वजह से ज़मीन में गर्मी ज़्यादा आती जा रही है, सर्दियाँ कम होती जा रही हैं। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरी दुनिया में गर्मी पैदा हो रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के असरात बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है ना, मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के असरात बताएं। तो आपने यहाँ से शुरू करना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बहुत से नाखुशगवार असरात हो सकते हैं। छोटा सा आंसर है, 2 असरात हैं। एक क्या है कि ज़मीनी आबोहवा में तब्दीलियाँ हो सकती हैं, यानी आबोहवा बदल जाती है ना, गर्मियाँ ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं लंबे अरसे के लिए, सर्दियाँ कम अरसे के लिए आना शुरू हो जाती हैं ग्रीन हाउस की वजह से। और दूसरा, कतबेन और पहाड़ों पर बर्फ़ के पिघलने और ज़्यादा बारिशों के सबब समंदरों की सतह बुलंद हो जाएगी और सारे इलाके डूब जाएंगे। सैलाब ज़्यादा आ रहे हैं, जितनी बर्फ़ होती है ना पहाड़ों पर पिघल जाती है और समंदरों में पानी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वो बर्फ़ पिघल के पानी बनती है और फिर सैलाब आते हैं, सारे इलाके डूब जाते हैं। ये दोनों नुकसान हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के। ठीक है, बहुत आसान बात है, अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं, इसको लाजमी याद करना है। उसके बाद आ जाता है जी इंसानी गर्मियों के आबोहवा पर असरात। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंसानी से गर्मियों के आबोहवा पर क्या असरात हैं। अक्सर ये क्वेश्चन टेम्परेचर पर देखा गया। यहाँ ये पूछते हैं इंसानी से गर्मियों के आबोहवा और हवा पर मौसमों पर क्या असरात है। यहाँ इस तरह भी पूछते हैं ज़मीनी टेम्परेचर और ग्रीन हाउस गैसों की वजह से, ठीक है, क्या असर है।
इस तरह करके पूछ लेते हैं। दोनों सवाल एक ही हैं, इन दोनों का जवाब यहाँ से आपने शुरू करना है इस पैराग्राफ के और यहाँ तक कंप्लीट करना है। एक दफ़ा इसे पढ़ लीजिएगा। यही लिखा हुआ है कि मुस्तकबिल में गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी, ठीक है, इतनी गर्मी आगे से आ जाएगी कि सर्दियाँ दुनिया में ख़त्म ही हो जाएंगी, सिर्फ गर्मियाँ ही रह जाएंगी। सहराओं में इजाफा हो जाएगा, सहरा ज़्यादा होते जाएंगे और घास वाले इलाके कम हो जाएंगे। बाज़ इलाकों में सैलाब आएंगे। बर्फ़ के पिघलने से समंदरों की सतह बुलंद हो जाएगी, बर्फ़ पिघलती जाएगी, जितने पहाड़ है ना बर्फ़ वाले वो पिघल जाएंगे और समंदर फुल हो जाएंगे। और आबो हवा में तब्दीली की वजह से बहुत सी स्पीशीज़ नापैद हो जाएंगे और बहुत सारे जानवर ऐसे जो अब नज़र आते हैं कल को वो ख़त्म ही हो जाएंगे, इनकी नस्ल ही नहीं रहेगी। ये जवाब है, अपने लफ्ज़ों में एक दफ़ा पढ़ के लिख लीजिएगा। दोनों सवाल यही हैं, ये वाला सवाल है या ये वाला सवाल है, दोनों का जवाब यहाँ से यहाँ तक है। इसको अच्छी तरह से याद करना है आपने। उसके बाद है आलूदगी की तारीफ़ बताएं, ठीक है, कि आलूदगी क्या है, आलूदगी से क्या मुराद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उस पर स्टार लगाया था इस पर भी लगाएं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आलूदगी से मुराद हवा, ज़मीन और पानी की खसूसियात में ऐसी नाखुशगवार अच्छी तब्दीली नहीं बुरी तब्दीली है जिससे इंसान और दूसरे जानदारों की ज़िंदगी पर बुरे असरात मरतब होते हैं या मुस्तकबिल में होने का अंदेशा हो। ये आलूदगी की तारीफ़ आ गई। उसके बाद यहाँ से आपने मिसाल करनी है, ठीक है, ये भी नहीं, मिसाल आपने यहाँ से करनी है ये वाली, फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी। आलूदगी की 3 इकसाम है, सॉरी मिसाल नहीं, आलूदगी लिख के अगर आप चाहें तो इसके आगे इकसाम भी लिख दें कि आलूदगी की 3 इकसाम है, फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी। सवाल आपसे इतने पूछेंगे आलूदगी से क्या मुराद है, आपने तारीफ़ लिखेंगे तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, अगर आगे इकसाम लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद ये MCQs है बहुत इंपॉर्टेंट कि कीड़े मार अद्वियात का क्या नाम होता है, DTD, ठीक है, ये आपने याद रखना है। कीमियाई खाद्य और कीड़े मार अद्वियात क्या किसे कहते हैं, DTD को। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोल्यूटेंट किसे कहते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है पोल्यूटेंट किसे कहते हैं, आगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक एक लाइन का जवाब है, छोटा सा एक दफ़ा पढ़ लें। वो तमाम फासिद और फालतू मादे जो माहौल की आलूदगी का सबब बनते हैं पोल्यूटेंट कहलाते हैं, यानी सारे फजूल मादे जिनका कोई काम नहीं, जो माहौल में सिर्फ आलूदगी फैला रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोल्यूटेंट्स। आगे आलूदगी कितनी इकसाम है, ये भी सवाल आ सकता है। आलूदगी की 3 इकसाम है, फ़ज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी और ज़मीनी आलूदगी। उसके बाद लास्ट यहाँ तक है, आज फ़ज़ाई आलूदगी तक हमारा हाफ़ चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल हम नेक्स्ट हाफ़ चैप्टर करेंगे पेज नंबर 83 से लेके आगे लास्ट तक, और वो उसका टेस्ट कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हमारा 3 चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, 1, 2 और 6। 3, 4 और 5 तो हमने करने हैं लॉन्ग में, और फिर हमारी बुक कंप्लीट, पेपर की तैयारी ख़त्म। फिर बुक को बंद करके रख देना है, पेपर वाले दिन दोबारा खोलना है। आप देखते हैं फ़ज़ाई आलूदगी में से क्या आता है। फ़ज़ाई आलूदगी के सवाल आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी 3 स्टार लगा लें इसके ऊपर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर के अंदर लाजमी किसी ना किसी बोर्ड में आएगा कि फ़ज़ाई आलूदगी की कोई सी 2 वजूहात और असरात बताएं, यानी कि फ़ज़ाई आलूदगी में क्या वजह है या उसके क्या असरात हैं, दोनों बताने हैं। 2 वजूहात भी बतानी है और 2 असरात भी, अलग-अलग ही पूछ सकते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी की 2 वजूहात बताएं और अलहदा क्वेश्चन फ़ज़ाई आलूदगी के 2 असरात बताएं, और इकट्ठा एक क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी की 2 वजूहात और असरात बताएं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आएगा कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट, ठीक है, यहाँ से शुरू करना है आपने, ठीक है। इसी के अंदर वजूहात भी आ जाती हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 करनी है आपने कोई से भी। मेरे ख्याल से आप ये कर लें, फैक्ट्रियों और गाड़ियों का एनर्जी पैदा करने वाले यूनिटों में ईंधन का जलना, और दूसरा ये कर लें कीमियाई खादों, कीड़े मार दवाओं के स्प्रे और गुर्दा गुबार का हवा में दाखिल होना। ये वजह, इस वजह से फ़ज़ाई आलूदगी हो रही है, हवा इस वजह से ख़राब हो रही है। उसके बाद असरात है, असर क्या हो रहा है, ये तो वजह है ना फ़ज़ाई आलूदगी की, उसका असर क्या है, असर ये है कि हवा की आलूदगी नबाताती हैवानाती और इंसानी ज़िंदगी को कई तरह से मुतासिर कर सकती है, जैसे गाड़ियों कारखानों से खारिज होने वाले हाइड्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड, लेड के ज़रात और एब्स्टर्स के फाइबर कैंसर, आंखों और सांस की बीमारियां पैदा करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो गाड़ियों के पेट्रोल से जो धुआं निकलता है ना, वहाँ से खारिज होती हैं या कारखानों से खारिज होती हैं, ठीक है, उनमें से ये केमिकल निकलते हैं, याद रखना, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोक्साइड और लेड के ज़रात। लेड जैसे पेंसिल है ना, इसके जो ज़रात है सिक्के के अंदर जो होते हैं, ठीक है, काले रंग के, वो वाले ज़रात जो गाड़ी के पीछे से भी निकलते हैं, ये तीनों चीज़ें निकलती हैं और फिर उसकी वजह से हवा में जाती हैं और कैंसर होता है, आँखों की बीमारियाँ होती हैं और सांस की बीमारियाँ होती हैं इंसानों को। पेज नंबर 83 तक आपके ये वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। पेज नंबर चैप्टर नंबर 6 के आप लगा लें 77 से, ठीक है।
पेज नंबर 77 से आपने स्टार्ट करना है और पेज नंबर 83 तक आपका फ़र्स्ट हाफ चैप्टर का कल टेस्ट है। अच्छी तरह तैयारी करनी है, एमसीक्यूज़ की पिक पोस्ट में लग जाएगी, उनको जाके याद करना है और अच्छी तैयारी करनी है अपने पेपर की। अब अगर पेपर के अंदर इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो मुझे आते ही अनसब्सक्राइब कर देना पेपर दे के आके, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो तैयारी करवा रही हूँ, कोई भी स्टूडेंट अगर इसके साथ तैयारी कर लेगा, चैप्टर नंबर 1, 2 और 6 के मैंने ये डेली टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो जो क्वेश्चन बताए हैं, अगर आपने ये सारे याद करके अपनी कॉपी के ऊपर लिख लिए और अगले दिन टेस्ट के अंदर बता दिए कि ये आंसर्स हैं इनके, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। पेपर वाले दिन आपके पेपर की गारंटी गौहर हेल्पिंग हैंड की है। अच्छे से पेपर दे के आइएगा और बताइएगा कमेंट में किस किस की रोल नंबर स्लिप आ गई है और किस किस की नहीं आई, फ़र्स्ट टाइम सेंटर में ना कि सेकंड टाइम। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, पेपर्स के दिन बहुत करीब हैं। खुदा हाफिज़। गौहर हेल्पिंग हैंड जनरल साइंस के लिए बेस्ट चैनल।